नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक का और जिसका आपको इंतज़ार था इकोनॉमिक्स का पेड कोर्स, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। मैंने लॉन्च कर दिया है। पहले हम देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे। तो जैसे अभी एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और आपको पता ही है कि पिछले 12 महीने का जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर है 2025 का, कितना इम्पोर्टेंट है वो। तो मैंने इस वीडियो में क्या किया है कि टॉपिक वाइज, जैसे भारत और विश्व में प्रथम, फिर बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं, इंडेक्स एंड रैंकिंग आती है, मिलिट्री एक्सरसाइज आती है, ऐसे टॉपिक वाइज इस वीडियो में पूरा कवर किया है। और यहाँ पर मैं आपको याद भी कराऊंगा, मतलब कि हम साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ समझ लो एक तरह से रिवीजन हो रही है आपकी। आपने किताब में या मैगजीन में पढ़ा होगा करंट अफेयर, यहाँ पर आपकी इस वीडियो में देखकर पूरी रिवीजन हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि एक बार आपने पढ़ लिया है, यहाँ पर आप दोबारा विजुअली भी देखोगे, साथ में मैं बोलूंगा उसे सुनोगे और खुद से बोलोगे, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरे करंट अफेयर का। ये वीडियो इस तरह होगी। टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे कि भारत विश्व में प्रथम, वर्तमान में कौन क्या है, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडेक्स एंड रैंकिंग, डेज एंड थीम, समझ रहे हो, सब टॉपिक वाइज। तो इससे आपको क्या होगा, पूरी रिवीजन हो जाएगी पूरे करंट अफेयर की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद में जनवरी 2026 का भी जो महीना खत्म होने वाला है, खत्म हो ही गया, इसका करंट अफेयर ले आऊंगा। तो पहले पिछले 12 महीने का करंट अफेयर हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। तो हाँ, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिसका आपको इंतज़ार था, इकोनॉमिक्स का कोर्स मैंने अब लॉन्च कर दिया है। और मैंने इसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा है अभी स्टार्टिंग के जो भी स्टूडेंट हैं ना उनके लिए। स्टार्टिंग के जो भी स्टूडेंट इसमें एनरोल करेंगे, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको, समझ लो एक तरह से फ्री ही है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आपको ई बुक भी फ्री में मिलेगी। का प्राइस ही 99 होगा, वो आपको इसमें फ्री मिलेगी। तो कोर्स का एक तरह से कुछ भी प्राइस नहीं रहा। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरा, फ्री ई बुक मिलेगी, फ़ोन और लैपटॉप दोनों पर आप एक्सेस कर पाओगे, कोर्स को देख पाओगे। और साथ में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा डेडिकेटेड, जहाँ पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो पूरा कोर्स, जिसने अभी तक जिसको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आई ना किसी भी एग्जाम में, ये नहीं कि हाँ ग्रुप डी के लिए पीसीएस लेवल, मैं पूरा जीरो से एडवांस पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी बेस होगा, जो कि हर एक परीक्षा में एनसीईआरटी बेस ही पूछा जाता है। तो कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसमें इकोनॉमिक्स पूछी गई है, तो मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा ना, बिल्कुल आसान भाषा से। आपने अगर मुझसे पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल आसान भाषा से एडवांस तक समझाऊँगा। और लैंग्वेज इसकी इंग्लिश होगी, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगी। ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश वाले बच्चे को समझ नहीं आएगा या हिंदी माध्यम वाले बच्चे को नहीं समझ आएगा, पूरा इंग्लिश मीडियम में होगा। तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो स्टडी वाइन्स ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर जाकर आप पेड कोर्स में जाओगे तो इकोनॉमिक्स का कोर्स मिलेगा। अभी स्टार्टिंग में इसका प्राइस सिर्फ 99 ही रहेगा, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस। आपको नहीं समझ आता तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं। तो भारत और विश्व में प्रथम, तो एसआईआर के तहत क्या हुआ है कि मतदाता सूची को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। और ये क्या है एसआईआर, आपको पता है इसमें जो फर्जी वोटर वगैरह हैं, डुप्लीकेसी है, जो जिनका या तो निधन हो गया उनको निकाल दिया जाता है। मतलब कि एक तरह से जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसमें वेरिफिकेशन होता है और उसका शुद्धिकरण होता है कि हाँ कुछ नए नाम ऐड होते हैं और कुछ नामों को जो डुप्लीकेसी है या उनका निधन हो गया है या किसी की डबल वोट है उसको हटाया जाता है। तो इसके माध्यम से जो अपना डिजिटलाइजेशन के माध्यम से रियल टाइम मतदाता अपडेट और फर्जी वोटों को रोकने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में। और उसके साथ है कि संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। इस योजना का लक्ष्य क्या है कि राज्य के हर एक गांव को 100 एमबी पर सेकेंड की हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना। तो ऐसा कौन, पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब। अभी हम पहला राज्य देख रहे हैं ना, भारत और विश्व में प्रथम, तो सब यही आएगा कि पहला कौन बन गया है, इसमें पहला कौन बन गया है। अब उसके बाद है कि मासिक धर्म के लिए, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल लीव होती है, सवेतन अवकाश, उसमें जब लीव मिलेगी साथ में आपको वेतन भी मिलेगा, ऐसे महिलाओं को मतलब देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल। केरल सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत सभी राज्य विश्वविद्यालयों की छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की अनुमति दी है। और भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र। इंपॉर्टेंट है, बताइए भारत के पहले कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र। इतना हमने पढ़ा, साथ साथ अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो रिवीजन भी हो रही है, नहीं तो ये जब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में तो बैठ ही जा रहा है। जब ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो इतना जरूर क्लिक करेगा कि हाँ पहला इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट, वहाँ वायुपुत्र होगा, अग्निपुत्र होगा, तो ये आपको याद आएगा कि हाँ वायुपुत्र तो सुना लग रहा है।
इसीलिए यही फ़ायदा हो जाएगा आज की वीडियो देखने का। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल डिटेल में। चाहे आप पीसीएस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर पॉलिटी का एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आ सकता, मैंने इतना डिटेल में और इतना आसान भाषा में समझाया है। तो ये सिर्फ़ 121 में पूरा कोर्स है, एकदम समझ लो ऑफ़र प्राइस है। सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। इसमें आपको पॉलिटी की ई-बुक भी फ्री में मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लास की पीडीएफ भी सारी फ्री मिल जाएगी और साथ में आप इसको लैपटॉप और फ़ोन में देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में भी जॉइन हो जाओगे आप। तो आप इसको बाय कर सकते हो हमारे स्टडी वांस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ई-बुक वगैरह भी आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। अभी ₹60 में सब ई-बुक मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लेना, जो भी अपडेट वगैरह होते हैं मैं टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ। तो आगे हम चलते हैं, तो आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन-सा बना है? ये स्वीडन बना है। यहाँ विशेषता क्या है? तो यह 98% से अधिक लेन-देन डिजिटल माध्यम से होते हैं और नकद का उपयोग लगभग समाप्त हो गया। और जो ये मैं करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको अपने एप्लीकेशन पर दे दूँगा। वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर पूरी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी फ्री, कोई चार्ज नहीं होगा। डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन स्टडी वांस ऑफिशियल, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ पूरी इसी तरह फ्री मिल जाएगी। पर पहले पढ़ लो। तो दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन-सा बना है? तो स्वीडन। अगला है कि अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य, तो बन गया है केरल। तो नीति आयोग के बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक होता है, उसके अनुसार जो केरल है ना, इसमें गरीबी दर सबसे कम है। 0.55% से भी कम है केरल में। अब आगे है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है किसे? दीपिका पादुकोण को। उनके फाउंडेशन लाइव लव लाफ के माध्यम से मानसिक मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। दीपिका पादुकोण को अपॉइंट किया गया है इंडियाज फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। और भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो चीता सफारी की शुरुआत हुई है कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को पर्यटकों को दिखाने हेतु यहाँ विशेष सफारी जोन बनाया गया है। अब आगे चलें, तो अब आगे है कि दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम यानी वायरस बनाने वाला संस्थान कौन सा है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका का। ईवो नामक इसे एआई मॉडल ने डीएनए के क्रम को खुद से डिजाइन किया है और इसे के चिकित्सा विज्ञान में बड़ी क्रांति है, जो कि मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी क्रांति है ये अमेरिका में। अब आगे है कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है। तो मरियम फातिमा बनी है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर। तो मरियम ने बहुत ही कम उम्र में शतरंज के अंतरराष्ट्रीय मंच पर बिहार का नाम रोशन किया है और यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है। ठीक, क्या नाम है इनका? मरियम फातिमा। अब आगे कि दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री, आपको एआई मिनिस्टर बनाया गया था किसे? डिएला, अल्बानिया में। ये जो आप देख रहे हो, इन्हें पहला एआई मेड मिनिस्टर बनाया गया है अल्बानिया में। और पशु व मुर्गी पालन को अब कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ने पशु और मुर्गी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया है, तो महाराष्ट्र। इस फैसले के बाद जो भी पशुपालक हैं यानी कि पशु पालते हैं, वो भी किसानों की तरह ही कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं और बिजली सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। ठीक, आगे है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? बन गई हैं तो गीता समोता। जो आप ये देख रहे हैं गीता समोता जी को, गीता समोता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर भी फतेह हासिल की है। तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बनी है गीता समोता। उसके बाद है कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्टेशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर पहुंचने वाले यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला। अब आपको होगी इससे पहले भी तो अंतरिक्ष में हमारे भारतीय जा चुके हैं, वो भारतीय मूल के थे, भारतीय नहीं थे। पर शुभांशु शुक्ला भारतीय हैं। और हाँ, ये अंतरिक्ष स्टेशन पे जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहां पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को इसरो और नासा के संयुक्त मिशन एक्सियोम 4 के तहत अंतरिक्ष में भेजने के लिए चुना गया था। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला ब्लाइंड वुमेन कौन बनी है? तो खोजिंग आंगमो, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली
छोजिंग ने अपने शारीरिक बाधाओं को पार करके दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है, जो कि दिव्यांग जनों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनी है। जो आप ये देख रहे हैं, क्या नाम क्या है? छोजिंग आंगमो। आगे है कि ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक। तो ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों के कोच के भीतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य से यह पहल की गई थी। याद रखना क्या नाम है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। के बाद अब आगे चलते हैं, वर्तमान में कौन क्या है, अब ये देखते हैं। हमने विश्व में और भारत में प्रथम देख लिया, अब वर्तमान में कौन क्या है। तो अभी राष्ट्रपति आपको पता है वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। इतना तो आपको पता ही होगा। सीएजी कौन है? तो के संजय मूर्ति। और सीजीए कौन है? तो टीसीए कल्याणी। अब आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमन। और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जज कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक, अब आगे चलें। अब आगे संसदीय प्रमुख राज्यसभा के और लोकसभा के। पहले राज्यसभा के देख लेते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं, तो सीवी राधाकृष्णन। उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश। महासचिव कौन है? पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। विपक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे, कांग्रेस के हैं ये। सत्ता पक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? जेपी नड्डा, ये क्या कहते हैं अपना बीजेपी के हैं। अब संसदीय प्रमुख लोकसभा की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। और महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। ठीक, आगे चलें। तो अब आगे है कि सेना की बात करते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति तो आपको पता है राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो जनरल अनिल चौहान जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष नेवी के कौन है? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और डीजीएमओ की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, ये डीजीएमओ है। तो आपको तीनों सेनाओं के अध्यक्ष पता होने चाहिए। वायुसेना के कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना के कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अब अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। और चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो विवेक जोशी। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है अजय बहादुर आर के गुप्ता और सुदीप जैन। ज्यादातर इसमें अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमिश्नर पूछे जाते हैं, जो कि ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ये अपना इलेक्शन कमिश्नर है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। आगे है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देख लेते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय सिंघल। बस आप सुनते रहो इनके नाम, क्योंकि इतने सारे नाम एक साथ आप याद नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले पढ़ा है फिर तो रिवीजन हो रही है, नहीं भी पढ़ा तो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता रहे। उसके बाद इसकी पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। पीडीएफ आपको मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर मिलेगी। तो एप्लीकेशन पर मिलेगी, स्टडी वाइंस ऑफिशियल, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रवीण कुमार। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के कौन है? परवीर रंजन। एनएसजी के कौन है? तो बी श्रीनिवासन। और एसपीजी के कौन है? आलोक शर्मा। अब इधर आते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी, इसके हैं प्रवीण कुमार। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर के हैं वीरेंद्र वस। आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल के हैं एस प्रमेश। एनडीआरएफ पीयूष आनंद। आरपीएफ के हैं सोनाली मिश्रा। असम राइफल के हैं विकास लखेड़ा। होमगार्ड के हैं विवेक श्रीवास्तव। ये अर्धसैनिक जो बल है ना, उनके प्रमुख हैं सभी। इनके नाम पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। बाकी चलें। अब आ गया कि जो गुप्तचर और जांच संगठन है इनके प्रमुख, जैसे कि सीवीसी
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इसके हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीआई के कौन है? प्रवीण सूद। सीआईसी के कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त तो राजकुमार गोयल। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं तपन कुमार डेका। रो के कौन है? पराग जैन। एनआईए जो एजेंसी है इसके कौन है? सदानंद वसंत दाते। ईडी तो आपको पता है काफी उसमें रहती है। तो राहुल नवीन चर्चाओं में, तो राहुल नवीन इसके हैं। एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसके महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। ये गुप्तचर और जो जांच संगठन है उनके प्रमुख हमने देखे। अब आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस, तो अभी तो आपको पता है कि हम 2025 का वैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन 2026 में भी अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो उसके भी मुख्य अतिथि, थीम और विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। बाकी तो इसमें पूछा ही जाता है कि हाँ, मुख्य अतिथि कौन थे, थीम क्या थी और कौन सी झांकी को अवार्ड मिला, यही पूछा जाता है। तो 77वां जो गणतंत्र दिवस अभी मनाया गया, इसमें मुख्य अतिथि आपको पता है उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष, और एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये दोनों हमारे मुख्य अतिथि थे। और थीम क्या थी इस बार की? वंदे मातरम के 150 वर्ष इसकी थीम थी। और विशेषता, तो पहली बार यूरोपीय संघ जो कि 2 शीर्ष नेता संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि बने थे, पहली बार हुआ था। और इससे पहले जो गणतंत्र दिवस था 76वां 2025 में, उसमें मुख्य अतिथि थे सुबियंतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति थे। और थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था उत्तर प्रदेश की, थीम थी महाकुंभ। और जो 75वां गणतंत्र दिवस था उसमें पूछ लेते हैं अतिथि कौन थे, तो मैक्रों, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के प्रेसिडेंट। और उससे पहले वाले में 74वें में अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के थे। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है। गणतंत्र दिवस का ये पूरा मैंने समरी बता दी यहाँ पर। अब आगे है वर्ड ऑफ द ईयर। जो अलग अलग डिक्शनरी होती है ना, वो साल के अंत में अपना एक वर्ड ऑफ द ईयर बताते हैं कि ये इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर है। तो ये आजकल आप देखते हो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं कि हाँ बताइए। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, देखिए जो प्रमुख डिक्शनरी फेमस कौन सी है? ऑक्सफोर्ड, मैरियम वेबस्टर, कैम्ब्रिज, कॉलिंस और डिक्शनरी डॉट कॉम। इनके ही पूछे जाते हैं वर्ड ऑफ द ईयर। तो आपको इसके मतलब, चलो मतलब भी मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन वर्ड पूछा था कि हाँ बताइए कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर है इस बार का ऑक्सफोर्ड का। तो मैंने इसमें देखिए परीक्षाओं में मैंने देखा है 2025 ही नहीं, 1-2 साल पिछले भी पूछ लेते हैं। मैंने यहाँ पर तीनों 23, 24 और 25 तीनों कवर कर दी हैं। तो चलिए इसको देखें एक बार। तो सबसे पहले हम ऑक्सफोर्ड का देखते हैं। पहले हम 2025 से शुरू करते हैं, फिर पीछे पीछे जाएंगे ना, क्योंकि लेटेस्ट वाला पहले देख लेते हैं। तो 2025 में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसका वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? तो इसका वर्ड ऑफ द ईयर है रेज बेट। क्या लिखा है? रेज बेट। इसका मतलब क्या होता है? तो रेज बेट का मतलब होता है ऐसा कंटेंट या वीडियो या कोई ऐसी पोस्ट जो जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाए। गुस्सा दिलाने के लिए बनाया जाता है ताकि जो ज़्यादा कमेंट्स और व्यूज़ मिलें। सोशल मीडिया में देखते हो ना, कुछ ऐसे कंटेंट बना दिए जाते हैं कि लोगों को भड़काते हैं, जिससे जानबूझकर वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करते हैं, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, उसे कहा जाता है रेज बेट। ठीक। अब उसके बाद मैरियम वेबस्टर का कौन सा है वर्ड ऑफ द ईयर? स्लोप। स्लोप क्या होता है? वो SLOPE वाला स्लोप नहीं है, SLOP स्लोप है। इसका मतलब होता है कि इंटरनेट पर जो AI द्वारा बनाया गया कम क्वालिटी वाला और बेकार और कचरा कंटेंट होता है, जो AI द्वारा बनाया गया होता है, मतलब कि बेटर क्वालिटी नहीं, कम क्वालिटी वाला कचरा कंटेंट, उसे स्लोप कहा जाता है। उसके बाद है पैरासोशल। ये कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर, पैरासोशल, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। तो पैरासोशल का मतलब होता है कि एक तरफा रिश्ता। एक तरफा रिश्ता मतलब आप ऐसे समझो जैसे किसी फैन को लगे कि वह किसी सेलिब्रिटी का दोस्त है, जबकि वह सेलिब्रिटी उसे जानता तक नहीं है। आप देखते हो ना कि उस पर जाते हैं, आजकल सबकी आर्मी बनी होती है सोशल मीडिया पे, जबकि वो सेलिब्रिटी उसको जानता भी नहीं है कि हाँ ये मेरा फैन है या नहीं, लेकिन वो उसके लिए लड़ता है। तो उसे कहते हैं पैरासोशल, एक तरफा प्यार फैन का अपने सेलिब्रिटी के प्रति। उसके बाद है कोलिंस। कोलिंस जो डिक्शनरी है उसका वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? वाइब कोडिंग। तो वाइब कोडिंग का मतलब होता है कि ये प्रोग्रामिंग की तकनीक है जहाँ पर जटिल कोड लिखने की बजाय अपनी ज़रूरत के अनुसार साधारण भाषा में AI को समझाकर काम करवाया जाता है। जो कोडिंग करवाई जाती है AI से, तो वाइब कोडिंग कहते हैं। अब एक है, ये बड़ा यूनिक है, डिक्शनरी डॉट कॉम का जो वर्ड ऑफ द ईयर है, कोई मतलब आप ज़्यादातर देखते हो तो इंग्लिश में होता है, मतलब एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कुछ।
और यहाँ पर आप देखो नंबर है 67, मतलब अलग है ना थोड़ा कि ज़्यादातर आप देखोगे क्या होता है कि कोई वर्ड है पर इसका अलग से है 67, तो ये 67 का मतलब क्या है? पहली बार हुआ कि डिक्शनरी डॉट कॉम ने शब्द की जगह एक संख्या चुनी है, इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 67। अगर भारत होता तो भारत की कोई डिक्शनरी होती तो 67 की जगह 7 चुना जाता। और आप समझ रहे हैं 7 क्यों चुना जाता? तो पर यहाँ 67 क्यों चुना गया? इसी तरह जैसे 7 है थाला फॉर द रीज़न ना, वहाँ पर 67 अगर मैं आपको बताऊँ, इसका कोई निश्चित मतलब नहीं है कि हाँ, यहाँ कोई मतलब है 67, पर वहाँ के जेनजी ने इस टर्म को इतनी बार यूज़ किया 67 को कि इसे ही वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करना पड़ा। वैसे अगर मैं इसका बताऊँ कि कहाँ से शुरू हुआ ये वर्ड 67 वाला, क्यों जेनजी ने यूज़ यूज़ करना शुरू किया, तो वहाँ अमेरिका के एक रैपर हैं, स्क्रिला नाम है शायद उनका, उन्होंने एक गाना गाया था डूट डूट, डूट डूट, जिसमें वो 67 वर्ड का यूज़ करते हैं, 67। बाद में टिकटॉक पर बहुत वायरल हुआ तो जेनजी वगैरह ने इस पर 67 पर बहुत ज़्यादा वो बनाया, टिकटॉक बनाया। और इस 67 को ना बास्केटबॉल के वहाँ के खिलाड़ी हैं, उनका नाम है लेमेलो, लेमेलो, उनसे जोड़ा क्योंकि उनकी जो हाइट थी ना लेमेलो की, वो 6 फुट 6 फीट 7 इंच है लेमेलो की हाइट, तो उनसे उनको जोड़ दिया गया। तो उससे फिर मीम बनने लगे। जैसे यहाँ पर जब भी 7 आता था तो धोनी से जोड़ दिया जाता था ना, थाला फॉर ए रीज़न, वैसे 6-7 को फुटबॉल प्लेयर से जोड़ दिया गया। तो वहाँ के जो भी जेन जी है वो इस वर्ड को इतनी बार, मतलब इस नंबर को 67 को इतनी बार यूज़ किया उन्होंने कि इसे फिर वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया डिक्शनरी डॉट कॉम के द्वारा। तो सबके मैंने मतलब भी आपको यहाँ पर समझा दिए, साथ में वर्ड भी बता दिए कि हाँ ये वर्ड है और इनके ये मतलब है। ये पैरा सोशल तो अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था। अब 2024 और 23 का भी बता दूं आपको जल्दी जल्दी। वैसे तो 25 वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन 24 और 23 वाले भी पूछ लिए जाएंगे तो आप मना थोड़ा ना कर पाओगे कि ये क्यों पूछ लिया गया, पूछ लिए जाते हैं। तो अब 25 वाला हो गया, अब 23 से आ जाते हैं हम, 23 फिर 24 देखते हैं। तो रिज, ऑक्सफोर्ड का था रिज, इस हो सकता है इसका मतलब ही पूछ लिया जाए ना आपको। तो रिज का मतलब होता है करिश्मा, का मतलब किसी ने अपनी बातों स्टाइल से आपको आकर्षित कर लिया, उसको कहते हैं ना करिश्मा है, तो कहते हैं रिज। अब है मेरियम वेबस्टर का ऑथेंटिक, ऑथेंटिक तो आप समझ ही रहे हो, असली या वास्तविक। उसके बाद कैम्ब्रिज का कौन सा है, हेलुसिनेट। हेलुसिनेट का मतलब क्या होता है? ये हेलुसिनेट का मतलब होता है जो भ्रम होता है आपको, मति भ्रम कहते हैं जिसे हम। एआई के संदर्भ में जब चैट जीपीटी जैसा कोई एआई गलत जानकारी सच मानकर पेश कर देता है, उसे हेलुसिनेट कहा जाता है। जैसे आपको कहते हैं ना मुझे भ्रम पैदा हो गया, वैसे जब एआई को एआई के संदर्भ, क्योंकि यहाँ पर जो हेलुसिनेट वर्ड यूज़ किया गया वो एआई के संदर्भ में यूज़ किया गया है। जब जैसे चैट जीपीटी है, कोई भी एआई है, वो गलत जानकारी को सच मान के पेश कर दे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, उसे कहा जाता है हेलुसिनेट। कॉलिंस का तो एआई है, एआई तो आपको पता ही है। उसका डिक्शनरी डॉट कॉम का भी हेलुसिनेट ही है, हेलुसिनेट दोनों का वही है। अब 2024 में आते हैं ब्रेन रॉट। तो ब्रेन रॉट क्या होता है कि इंटरनेट पर आजकल ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं, जब आप रील स्क्रॉल करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन आप देख रहे हो, समझ रहे हो? इंटरनेट पर घटिया और बिना मतलब का जो कंटेंट है, देखने से होने वाला कुछ नहीं हो रहा, खाली आप मानसिक थकावट ही आपको हो रही है, उसे कहते हैं ब्रेन रॉट। आप स्क्रॉल कर रहे हो और देख रहे हो, जैसे बहुत सारे ऐसे आते हैं ना, पुनी सुपरस्टार आ गया, वो नाली में गिर रहा है, कचड़े में गिर रहा है, पर आप देख रहे हो, वो है ब्रेन रॉट। अब आगे है मेरियम वेबस्टर का क्या, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन भी आपको पता ही होगा, ये तो ऐसे ही आसान सा वर्ड है, ध्रुवीकरण जिसे हम हिंदी में कह देते हैं। या समाज या लोग जो होते हैं, उनकी जो अपनी विचारधारा के कारण दो अलग अलग गुटों में बट जाते हैं, तो कहते हैं, जैसे ज़्यादातर जो राजनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो पोलराइज करते हैं सोसाइटी को ताकि वो वोट बैंक बना पाए अपना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट भी आपको पता होगा, मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं कि अपनी सोच और इच्छा शक्ति के हम कहते हैं ना, मैंने इसे मैनिफेस्ट किया और आज पा लिया, वैसे। और कॉलिंस का है ब्रैट। ब्रैट का मतलब होता है कि मतलब एक ऐसा जो रवैया और जो आत्मविश्वासी हो, बेबाक हो, खुद की शर्तों पर जीने वाला हो, मतलब बिना परफेक्ट दिखे, बिना किसी की परवाह किए जो अपने रास्ते पर चल रहा हो, जैसे आजकल का यूथ चल रहा है, उसे कहते हैं ब्रैट। और उसके बाद डेम्योर। डेम्योर का मतलब ये डिक्शनरी डॉट कॉम का है, इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति बहुत शालीन और विनम्र हो। सोशल मीडिया पर इसका अक्सर आप इस्तेमाल देखते हो कि शालीन या दिखने के दिखावे के लिए, मतलब सरकाज़्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर फ़ोटो डालता है सोशल मीडिया पर तो डेम्योर लिखते हैं, उसका मतलब कि हाँ, वो एक तरह से उस पे व्यंग्य ही कर रहे हैं कि हाँ डेम्योर, मतलब शालीन और विनम्र। तो मैंने सभी वर्ड ऑफ द ईयर उनके मतलब भी आपको बता दिए। वैसे ये 2025 वाले याद रख लेना। अब आगे चलें? तो अब आगे है बदले गए नाम, जो नाम बदले गए हैं 2025 में। 24 वाले भी मैंने इसमें
मतलब कर दिए हैं, 24 और 25 दोनों में जो बदले गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जो कार्यालय है, पीएम का जो ऑफिस है, उसका नाम अब है सेवा तीर्थ, वहाँ पर सेवा होती है अब। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल कर दिया गया है कर्तव्य भवन। जो पुराना संसद भवन था ना, अब नया संसद भवन बन गया, आपको पता ही है। पुराने संसद भवन का नाम कर दिया गया है संविधान सदन। मनरेगा, अभी इसके बारे में और आगे हम पढ़ लेंगे। तो मनरेगा का आपको पता है अब नाम क्या कर दिया गया है? विकसित भारत जी राम जी, बीबी जी राम जी। राष्ट्रपति भवन में अगर आप देखें तो जो पहले दरबार हॉल होता था और अशोक हॉल होता था, दरबार हॉल का नाम हो गया है गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का नाम हो गया है अशोक मंडप। शहर और जिलों की बात करें तो अहमदनगर का नाम बदल के हो गया अहिल्यानगर। पोर्ट ब्लेयर का नाम हो गया श्री विजयपुरम। करीमगंज का नाम हो गया श्री भूमि। खैरथल तिजारा जो कि राजस्थान में है, उसका नाम हो गया भरथरी नगर। गया का नाम हो गया गया जी, बिहार में है। यहाँ पर लोग पिंडदान करने जाते हैं। अब रेलवे और हवाई अड्डों की बात करें तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम है छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन। डिब्रूगढ़ का नाम है डिब्रूगढ़ का भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर हो गया है संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। पुरस्कार और खेल की बात की जाए तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो था उसका नाम हो गया अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। फिडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम हो गया विश्वनाथन आनंद कप। आयुष्मान भारत केंद्र का नाम हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तिलक्यारा सुरंग का नाम हो गया बाबा बाबा भोखनाथ सुरंग, भोखनाथ सुरंग। और जोमेटो का नाम हो गया इटर्नल, ये तो आपने सुना होगा, काफी न्यूज में था, इटर्नल हो गया है। मतलब जोमेटो का नाम नहीं, जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है, जैसे मान लो एक पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर एक जोमेटो आती है, उसी के अंदर ब्लिंकिट आती है, तो इसका नाम हो गया है इटर्नल। जोमेटो का नाम नहीं बदला है, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम। जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम इनका जो है मेटा हो गया ना, पेरेंट कंपनी का नाम मेटा, उसी प्रकार। अब आगे चलें। अब आगे हम देखते हैं प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले। शुरू करते हैं फिर। तो हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो नागालैंड। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव को, और यह नागा जनजाति की संस्कृति और विरासत का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। धनु जात्रा उत्सव ये ओडिशा, यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर यानी खुला थिएटर माना जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण और कंस की कहानी दिखाई जाती है। ये धनु जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। हॉर्नबिल महोत्सव यही वाला आ गया नागालैंड। त्योहारों का त्योहार चापचर कूट त्योहार ये मिजोरम का है। ये तो इतनी बार रेलवे में रिपीट हुआ है ना, चापचर कूट कहाँ का है? तो मिजोरम का है। तो इतनी बार हो गया था, इसको मैंने ट्रिक बनाकर याद किया था अपने टाइम पे कि चापचर कूट त्योहार क्या है। तो देखिए, चाप जैसे अगर बिहार में जो रहते हैं वैसे वो, या कहीं वहां पर कहते हैं ना, चाप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दबा देना। तो जो रम बनती है जो फलों से बनती है, तो उसको चाप दिया जाता है, पहले उसका रस निकाला जाता है, चाप के कूटा जाता है, तब जाके रम बनती है। तो इसी तरह याद किया था कि मिजोरम का है चापचर कूट, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट होता है चापचर कूट त्योहार। और यह मिजो लोगों का सबसे बड़ा वसंत उत्सव है, जो झूम खेती के लिए और मतलब पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। चापचर कूट त्योहार। आगे त्रिशूर पूरम, ये केरल का है। ये हाथियों के भव्य श्रृंगार और कुदामट्टम यानी कि छाता बदलने की जो उनकी रस्म होती है हाथियों के ऊपर, इसके लिए प्रसिद्ध है, और यह केरल का सबसे शानदार मंदिर उत्सव है। उसके बाद है अंबुबाची मेला। ये तो आपको सुना ही होगा, कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होता है असम में। अंबुबाची मेला, इसे पूर्व का कुंभ कहा जाता है, जो कि देवी के वार्षिक मासिक धर्म का प्रतीक है। बथुकम्मा, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तेलंगाना का है। यह फूलों का त्योहार है, जहां महिलाएं प्रकृति की देवी महागौरी की पूजा करती हैं। सरहुल झारखंड का है। यह जनजातीय नववर्ष है। इसे साल वर्ष वृक्ष की पूजा की जाती है इसमें, सरहुल महोत्सव में। अगला है लोसार, यह लद्दाख का है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म का नव वर्ष माना जाता है। जो तिब्बती बौद्ध धर्म है उसका नव वर्ष माना जाता है लोसार महोत्सव, लद्दाख का है। उसके बाद है थाईपुसम त्योहार, ये तमिलनाडु का है। ये भगवान मुरुगन को समर्पित है, जिसे भक्त कावड़ी उठाते हैं और भक्ति प्रदर्शित करते हैं। में भक्त क्या होते हैं? कावड़ी उठाते हैं और अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। अगला है सूरज कुंड शिल्प मेला, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है, जो कि 2025 में इसकी थीम और पार्टनर राष्ट्र पर ध्यान दें तो आप मतलब हर बार ध्यान दिया जाता है कि इसका एक पार्टनर राष्ट्र होता है और इसकी थीम होती है 2025 में, और मतलब हर साल। तो सूरज कुंड मेला पूछा जाता है कहाँ का है? तो हरियाणा का है। नुआखाई बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, ओडिशा का है।
यह कृषि उत्सव है जिसे नया चावल यानी नुआ खाई खाकर नई फसल का स्वागत किया जाता है। अब अगला है निंगोल चाकोवा, यह मणिपुर का है। यह विवाहित महिलाओं और उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम और बंधन को मजबूत करने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। कौन सा? निंगोल चाकोवा। अब आगे माधवपुर घेड़ मेला गुजरात का है। यह भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। आगे हैरत पर्व जम्मू कश्मीर का, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसे कश्मीरी पंडितों की महाशिवरात्रि कहा जाता है, जो कि स्थानीय संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है। ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है हैरत पर्व। अब आगे है सांभल या सांभर फेस्टिवल, यह राजस्थान में मनाया जाता है। सांभर झील के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रवासी पक्षियों फ्लेमिंगो के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो हमने प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले देख लिए। अब आगे चलें। अब आगे जीआई टैग, जो प्रमुख उत्पादों को दिए गए हैं जीआई टैग है एग्रीकल्चर एंड फूड को। तो कृषि एवं जो खाद्य उत्पादन को मिलते हैं ना, आपको पता है, पहले वो देखते हैं। कृषि वाले भी मिलते हैं और भी चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में मिलता है, पहले कृषि वाला देखते हैं। फिर आगे मैंने वो भी कैटेगरी कवर की होगी, देखिए जैसे कृषि वाला है, फिर हस्तशिल्प, वस्त्र है, सब मैंने अलग अलग कर दिए हैं। पहले ही देख लेते हैं। तो ओजोफेनी, जो कि गोवा का एक पेय है, मतलब कि एक अल्कोहल है। यह गोवा का प्रसिद्ध मादक पेय है। काजू फैनी के बाद यह गोवा का दूसरा फैनी आधारित जी टैग है, ओजोफेनी। सांगरी बीन, जो आप ये देख रहे हो बीन, राजस्थान को, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके की ये मुख्य फली है, जो वहाँ के प्रसिद्ध केर सांगरी व्यंजन का हिस्सा है, सांगरी बीन। बाकी है अमलसाद चीकू, गुजरात का है। ये अपनी खास मिठास और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। नोलन गुड़ संदेश, पश्चिम बंगाल का। ये खजूर के गुड़ से बनी पारंपरिक मिठाई है, जो कि बंगाल की पहचान है। वारंगल चपाता मिर्च, तेलंगाना की। इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं, जो अपने गहरे लाल रंग और कम तीखेपन के लिए जानी जाती है। कहाँ की है? तेलंगाना की। कुंभकोनम पान का पत्ता, तमिलनाडु का। इसे भी जीआई टैग मिला है। ये अपनी विशेष सुगंध और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है, कुंभकोनम पान का पत्ता। अब आगे है जो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल है, जिनको जीआई टैग मिला है। तो पाडरू खादी आंध्र प्रदेश की। यह हाथ से बुनी गई खादी होती है, जो कि अपनी मतलब सूक्ष्मता और बनावट के लिए जानी जाती है। अब है कन्नड़ी पहिया, जो कि केरल का है। यह केरल की एक विशेष आदिवासी हस्तकला है, जो कि प्राकृतिक रेशों से बनाई जाती है। अब इसे कहते हैं रिंडिया या खासी हैंडलूम, मेघालय का है। इस मेघालय के पारंपरिक हथकरघा उत्पाद जो वहाँ की जनजातीय विरासत को दर्शाते हैं। ये काफी इसे भी जीआई टैग मिला है। और रिगनाई पचरा, त्रिपुरा की महिलाओं की ये पारंपरिक पोशाक है, इसे जीआई टैग मिला है। और सोदागिरी ब्लॉक प्रिंट, अहमदाबाद गुजरात का। ये लकड़ी के ब्लॉकों से कपड़ों की पर की जाने वाली पारंपरिक छपाई होती है। लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, कपड़ों पर उसे छपाई की जाती है। इसे भी जीआई टैग दिया गया है। आगे मैन्युफैक्चर एंड अदर, यानी कि विनिर्माण और अन्य में किसे किसे मिला है? तो हीरा, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना में है, पन्ना जिला है ना, वहाँ से हीरा आपको पता काफ़ी निकलता है, तो इसे भी जीआई टैग मिला है, जो कि वहाँ से निकले, मध्य प्रदेश के पन्ना से निकले वाले हीरे को जीआई टैग दिया गया है। अंबाजी संगमरमर, अंबाजी संगमरमर गुजरात का। ये मंदिरों और भव्य इमारतों में उपयोग होने वाला हाई क्वालिटी का सफ़ेद संगमरमर होता है, इसे जीआई टैग मिला है। मिराज के सितार और तानपुरा, जो कि महाराष्ट्र का, इसे जीआई टैग मिला है। बनारसी शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बजाते थे ना बनारसी शहनाई शहनाई, तो उन्हीं की विरासत से जुड़ी शहनाई है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। विलो बैट, जो कि जम्मू कश्मीर का, इसे जीआई टैग दिया गया है। पवलाई फूल माला, तमिलनाडु की। तो कन्याकुमारी जिले की यह विशेष माला है, जो कि अपनी अनूठी बुनाई शैली के लिए जानी जाती है, तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है। अब आगे चलते हैं कि कुछ प्रमुख समझौते हुए हों किसी देशों के बीच में या दो संस्थाओं के बीच में। एमओयू साइन किया जाता है ना, समझौता किया जाता है, उसको देख लेते हैं, एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लेते हैं। पहले हम जनवरी से अप्रैल तक का देखते हैं। तो भारत और इटली के बीच में हुआ है समझौता, कौन सा? वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च तकनीकों में सहयोग के लिए। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार ऊपर से पढ़ लो, जो इम्पोर्टेंट है आपको खुद ही समझ आ जाएगा।
भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है दोनों देशों के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग और जानकारी साझा करने का। भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है कि लिथियम का जो खनन है, अन्वेषण है, उसके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैटरी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ना लिथियम का। भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर बासमती चावल का व्यापार के लिए। आंध्र प्रदेश और आईआईटी मद्रास के बीच में हुआ है कि जो डीप टेक है, यानी कि एआई है, रोबोटिक्स है और डिजिटल कौशल विकास के लिए। अब भारत और मालदीव में समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है मत्स्य पालन और जो एक्वाकल्चर है, यानी जलीय कृषि है, इसमें सहयोग के लिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका में हुआ है समझौता पनडुब्बी के निर्माण और रखरखाव में सहयोग के लिए। भारत और नॉर्वे के बीच में हुआ है कि भारत का जो पहला पोलर रिसर्च वेसल है, यानी ध्रुवीय अनुसंधान पोत है, उसके निर्माण के लिए। भारत और डेनमार्क में हुआ है कि भारत की जो 2070 में हमारा लक्ष्य है कि हम नेट जीरो कार्बन कंट्री बनेंगे, उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रीन एनर्जी के लिए। भारत और नेपाल के बीच में है कि सीमा पार में जो बिजली ट्रांसमिशन है, पावर ट्रांसमिशन है, उसकी लाइनें विकसित करना। अब भारत और मोरक्को के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना। इजराइल के बीच में हुआ है साथ में कि द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना और निवेशकों को कानूनी सुरक्षा देना। मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच में हुआ है कि जो क्रॉस बॉर्डर डिजिटल भुगतान होता है, पेमेंट होती है, इसे आसान और सुरक्षित बनाना। भारत और यूएई के बीच में हुआ है कि जो समुद्री सुरक्षा है और समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए। एमएसडी और ऑटोडेस्क के बीच में हुआ है कि युवाओं और व्यावसायिक कौशल को आधुनिक क्रांति देना। आईएससी बेंगलोर और पंजाब के बीच में हुआ कि जो धान है, यानी पराली है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की तकनीक विकसित करने के लिए, ताकि पराली किसान जलाए ना। भारत और जापान के बीच में हुआ है द्विपक्षीय व्यापार के लिए ज्वाइंट लैंडिंग, यानी कि संयुक्त ऋण व्यवस्था का सहयोग। और भारत और लाइबेरिया के बीच में हुआ है कि दवाइयों की जो क्वालिटी है, उनके मानकों के सुधार के लिए। गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच में हुआ है कि साझा शिक्षण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में शैक्षणिक नवाचार के लिए। भारत और रूस के बीच में हुआ है कि सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक सहायता के लिए पारस्परिक आदान प्रदान के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता। ये कुछ समझौते हुए हैं दो देशों के बीच में, संस्थाओं के बीच में, तो आपको एक बार बहुत पढ़ लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जैसे कि 8वां एक था सैन्य अभ्यास जो हुआ, ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो मालदीव में। कौन सी सेना? तो नौसेना की। ज़्यादातर आप ये देख लेना कि किन दो देशों की एक्सरसाइज है। तो डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई, एक्वेरिन भारत और मालदीव, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया, सूर्य किरण भारत और नेपाल, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और यूके, फिनबेक्स वियतनाम और भारत, मालाबार तो भारत यूएसए ऑस्ट्रेलिया और जापान, ओसी इंडेक्स नाम से ही क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। युद्ध अभ्यास ये अमेरिका और भारत का होता है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। मैत्री ये भारत और थाईलैंड, होल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, प्रचंड प्रहार ये हमारे अपनी जो तीनों सेनाएं हैं, इन्हीं के बीच में होता है, भारतीय सशस्त्र बल। नोमैडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया, टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका, खंजर भारत और किर्गिस्तान, धर्म गार्जियन भारत और जापान। ये हमने पढ़ लिए सारे कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि पूछे जाएंगे आपसे। अब आगे चलें। अब हम देखते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं ना 2025 में, उनके बारे में। तो इनकी जो थीम है, ये भी मैंने इंग्लिश में ही लिखी है, क्योंकि इंग्लिश में ही आप याद करें। ज़्यादातर इंग्लिश में ही थीम होती है, उसे हिंदी में बदल दिया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है, लेकिन वो इंग्लिश की ही होती है। इंग्लिश वाली ही आप याद करें। तो सम्मेलन जो हुआ पहले 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ, कहाँ? डावोस स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम या कोई मुख्य विषय होगा तो मैंने यहाँ पर लिखे होंगे, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। अब जो क्वाड, जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई क्वाड में, अमेरिका के मतलब कि यूएसए के वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पर भारत के जो, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर की थी, तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर गए थे, एस जयशंकर साहब। एआई समिट जो हुई है, ये फ्रांस के पेरिस में हुई है। का जो मेन थीम था वो था फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई।
वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो हुई ये नीदरलैंड में हुई, रोटरडैम में, जिसमें भारत की तरफ से गए थे हमारे अपना सेक्रेटरी कौन, संतोष सारंगी। अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये हुआ अपना समिट, और इसकी थीम क्या थी, अ वर्ल्ड फॉर हेल्थ। इंडियन ओशन ट्रिम एसोसिएशन, इसका जो अपना समिट हुआ वर्चुअल हुआ श्रीलंका में, वैसे श्रीलंका के पास था लेकिन वर्चुअल किया गया। सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस इसकी थीम थी। आसियान समिट जो हुआ 46 कहाँ पर, कोलालमपुर मलेशिया में, इसकी क्या थीम थी, तो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम थी। अब है आगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हम पढ़ रहे हैं। 51st जो G7 समिट हुआ था कनाडा में, इसकी थी, इसमें क्या कहते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, भारत के प्रधानमंत्री गए थे। नाटो जो समिट हुई थी नीदरलैंड में, इसमें फोकस था ट्रांसएटलांटिक सिक्योरिटी पर। ब्रिक्स समिट जो हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, इसका था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। जो 8वां इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस थी अहमदाबाद गुजरात में हुई थी, इसका कर्म रिबर्थ एंड इनकारनेशन इसकी थीम थी। वर्ल्ड हेल्थ समिट जो हुई थी जर्मनी के बर्लिन में, इसकी थीम थी हेल्थ अपना स्टीवर्डशिप इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इसकी थीम थी। ज़्यादातर जो समिट हुए थे नाटो ब्रिक्स ये जिसन ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। अपना जो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो कहाँ पर हुआ था, तो न्यू दिल्ली में। और वन सन वन वर्ल्ड वन शेयर रिजोल्व की थीम थी। जो G20 समिट था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, सोलिडेरिटी इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम थी। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट जो हुई थी उड़ीसा के पुरी में, एम्पावर्ड इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन इसकी थीम थी। तो WHO की ये वाली तो नहीं पूछी जाएगी WHO, बाकी ये सब बाकी भी मतलब मैंने आपको सब बता दी जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपने सुन ही लिया। आप एक बार इसकी रिवीजन कर ही लेना। अंतर्राष्ट्रीय हमने पढ़ ली, अब राष्ट्रीय पढ़ें। जो हमारे भारत में हुई राष्ट्रीय सम्मेलन, भारत में मतलब जो भारत की है, बाकी तो इंटरनेशनल लेवल की थी ना। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस, ये ओडिशा के भुवनेश्वर में इस बार हुआ। चीफ गेस्ट थे अपने त्रिनाड और टोबैगो के, इनके प्रेसिडेंट का नाम कंगालू से याद रखना, कंगालू। यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 8 जनवरी को, यूथ वाला, ये भी भुवनेश्वर में। चीफ गेस्ट इसमें थे कौन, ये न्यूज़ वीक के CEO थे प्रगाध। नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया न्यू दिल्ली में थीम थी इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली में होता है, इसकी थीम थी रिपब्लिक एट 75, फोकस कंट्री थी रशिया। 15th एरो इंडिया शो हुआ बेंगलुरु में, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज ये इसकी थीम थी। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुआ न्यू दिल्ली में, की थीम क्या थी, इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी। अपना फिट इंडिया कार्निवल हुआ न्यू दिल्ली में, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, साई एंड फिट इंडिया मिशन के द्वारा। रायसेना जो डायलॉग हुआ था, रायसेना डायलॉग आपको पता है दिल्ली में होता है, इसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो ये न्यूजीलैंड के PM थे क्रिस्टोफर लक्सन। आगे चलें, आगे है सेमिकॉन इंडिया जो हुआ था अपना समिट, ये न्यू दिल्ली में हुआ था यशभूमि पर। बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस इसकी थीम थी। 16th कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कोलकाता में, की थीम थी ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म फॉर द फ्यूचर। अब अगला ये अभी मैंने पढ़ ही लिया कर्म रिबर्थ इनकारनेशन वाला उसमें। उसके बाद अगर आपको इम्पोर्टेंट इसमें बताऊं तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो ये हुआ था न्यू दिल्ली में, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। बाकी हाँ ये वाला इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये चंडीगढ़ में हुआ था, जिसकी थीम थी साइंस फॉर प्रोस्पेरिटी एंड आत्मनिर्भर भारत, ये सब थीम। अब आगे चलते हैं और इंडेक्स एंड रैंकिंग देखते हैं 2025 वाली। तो सबसे पहले ये देख रहे हो आप रिपोर्ट है, ये कौन जारी करता है, कुल कितने देश थे इसमें, और शीर्ष टॉप पर कौन है, और भारत की रैंकिंग क्या है। तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 का जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट के द्वारा फॉर वुमेन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नंबर 1 पर है डेनमार्क महिला वाले में, और भारत का जो स्थान है वो है 131वां। अब है जलवायु परिवर्तन वाला, इसमें इसको जारी करते हैं जर्मन वॉच, बहुत बार पूछा गया है।
जिसमें डेनमार्क नंबर 1 पर है, जो कि चौथे नंबर पर है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में नंबर 1 किसी को नहीं दिया गया है। चौथे नंबर पर मतलब टॉप ही समझो, पर चौथे रैंकिंग दी गई है डेनमार्क को। और भारत की रैंकिंग आती है 2025 में थी 10वीं, अब 2026 का आ गया है 23वीं, 23rd पर आ गया है भारत। अगला है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्वीडन नंबर 1 पर है, भारत 36वें नंबर पर है। अगला है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। एक था अपना क्या कहते हैं जलवायु परिवर्तन, यह है जोखिम वाला। इसमें जो है अपना 15वें नंबर पर भारत है। अब आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें फायर पावर इंडेक्स मतलब एक तरह से सैन्य शक्ति वाला देश, पावरफुल कंट्री, उसमें अमेरिका नंबर 1 पर है और भारत है चौथे नंबर पर। और एशिया पावर इंडेक्स में ये जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट में, अमेरिका नंबर 1 पर आता है एशिया वाला लेकिन अमेरिका, क्योंकि बहुत सारी एशियन कंट्री पर अभी भी अमेरिका का वो है, आपको पता पावर है अमेरिका की। और इसमें एशिया वाले में भारत का नंबर है तीसरा। उसके बाद सतत व्यापार सूचकांक में यूके नंबर 1 पर आता है, भारत 23वें नंबर पर आता है। वैश्विक भूख वाले में, भूख सूचकांक में, इसमें क्या कहते हैं नंबर 1 पर है आर्मेनिया, भारत का नंबर है 102। पासपोर्ट वाले में ये बदलता रहता है, नंबर 1 पर सिंगापुर है, भारत है 50वें नंबर पर, 85। आर्थिक स्वतंत्रता का बात की जाए तो हांगकांग नंबर 1 पर है, भारत 128वें नंबर पर है। वैश्विक आतंकवाद की बात की जाए, इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। बुर्किना फासो नंबर 1 पर है आतंकवाद में, भारत का नंबर आता है 14th। और वैश्विक नवाचार इनोवेशन की बात की जाए तो इनोवेशन के मामले में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, भारत 38वें नंबर पर आता है। टैलेंट की बात की जाए तो टैलेंट के मामले में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, भारत 63rd नंबर पर आता है। स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर आता है, भारत के जो शहर हैं उसमें दिल्ली 104 नंबर पर और मुंबई 106 नंबर पर आता है। अब आगे है आगे रैंकिंग देख लेते हैं। तो ग्लोबल एआई सिटी के मामले में देखा जाए तो इसमें सिंगापुर नंबर 1 पर है। भारत में एआई वाक के मामले में बेंगलुरु को 26वां नंबर मिला है। अगर हम कंपटीशन की बात करें, प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो इसमें सिंगापुर नंबर 1 पर आता है, भारत 41वें नंबर पर आता है। अगर हम ये तो सतत विकास जो लक्ष्य हैं पता है आपको मिले हैं यूएन के द्वारा, उसमें फिनलैंड नंबर 1 पर आता है, भारत 99वें नंबर पर आता है। ग्लोबल यूनिकॉर्न की बात की जाए तो अमेरिका नंबर 1 पर आता है और भारत का नंबर है तीसरा। अगर वैश्विक शांति की बात की जाए तो शांति के मामले में आइसलैंड नंबर 1 पर है, भारत 115वें नंबर पर है। ऊर्जा संक्रमण की बात की जाए तो स्वीडन नंबर 1 पर है, भारत 71वें नंबर पर आता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात की जाए, जेंडर गैप की बात की जाए तो आइसलैंड इसमें नंबर 1 पर है, भारत 131वें नंबर पर आता है। भारत की रैंकिंग अगर आपको एक देखनी हो ना कि 1 नंबर भारत किस में आता है, तो यहाँ पर अगर एक और सूचकांक बन जाए कि जनसंख्या वाला, तब भारत नंबर 1 पर आ जाएगा। बाकी तो आप देख ही रहो। मानव विकास की बात की जाए तो आइसलैंड नंबर 1 पर है, भारत 130 नंबर पर है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाए, मीडिया वाली, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है ये। इसमें अपना प्रेस स्वतंत्रता में नॉर्वे नंबर 1 पर है, भारत 151 नंबर पर आता है, 151। और 159 तो देशी थे तो इसमें भारत की नहीं, 159 कह रहा हूँ, 180 तो देशी थे। पहले 2024 में 159 नंबर पर था भारत। अब आगे अगर आप देखो तो खुशहाली के मामले में फिनलैंड हरदम नंबर 1 पर रहता है, भारत 118वें नंबर पर है। और वेल्थ में देखा जाए तो चौथे नंबर पर भारत है। भ्रष्टाचार में देखा जाए तो सबसे बढ़िया काम किया है डेनमार्क में। अब जिसकी रैंकिंग जितनी नीचे होगी उतना खराब है, भारत आता है 96वें नंबर पर। लैंगिक समानता की बात की जाए तो फिनलैंड नंबर 1 पर है, भारत 108वें नंबर पर आता है। तो यह है इंडेक्स एंड रैंकिंग। अब आगे हम राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं ना, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अलग अलग राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, तो क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी। पहले उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, बफर में सफर योजना, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान।
तो मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना में क्या है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और नए उद्योगों की स्थापना में जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, उनकी सहायता करना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और डिजिटल माध्यम से विशेषज्ञों की सलाह के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बफर में सफर क्या है कि मतलब टाइगर रिजर्व का जो बफर क्षेत्र होता है ना, उसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान क्या है कि शहरों की स्वच्छता और हरियाली सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अब मध्य प्रदेश की क्या है, सीएम लाडली बहना आवास योजना, जिसमें जिसमें क्या होता है, जो एलिजिबल महिलाएं हैं उनको पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ई स्कूटी योजना नाम से ही क्लियर है कि बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, तो मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि देना है। छत्तीसगढ़ की योजना है महतारी वंदना योजना। राज्यों की जो एलिजिबल महिलाएं हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रति महीने 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री मितान योजना, नागरिकों को घर बैठे लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं के जैसे प्रमाण पत्र बनाना, ये सब उसके लाभ घर बैठे मिल जाएंगे। ओडिशा की योजना देखते हैं, शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना का इसमें क्या है कि जो 9वीं और 12वीं तक के एसटी के विद्यार्थी हैं ना, उनकी जो स्कूल छोड़ने की दर है, ड्रॉप आउट रेट है, उसे कम करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वो अपने स्कूलिंग और कॉलेज को कंटिन्यू कर सकें। तो भद्रा योजना, 21 से 60 वर्ष की जो विवाहित महिलाएं हैं इनको सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसमें है। एक मारा परियोजना, इसमें जो प्राचीन मंदिर है, विशेषकर लिंगराज मंदिर, उनके सांस्कृतिक धरोहर को पुनरुद्धार करने के लिए विकास से संबंधित योजना है। अगली एक कालिया योजना, जिसमें जो छोटे सीमांत और भूमिहीन किसान हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये ओडिशा की योजनाएं हैं। अब आगे है कर्नाटक, मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, जो ग्रामीण और आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र है ना, उनकी उच्च शिक्षा के लिए ये स्कॉलरशिप प्रदान करना, यह मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना में। युवा निधि योजना में क्या है कि जो भी बेरोजगार छात्र हैं, मतलब जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा कर लिया, उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना। कुसुम सी सौर योजना, नाम से ही क्या है, सौर, जबकि जो किसान हैं उनको सिंचाई के लिए सोलर पंप और सोलर पैनल, मतलब उसकी सहायता प्रदान करना। अब गुजरात में आते हैं, तो नमो सरस्वती नमो श्री योजना, तो विज्ञान की जो साइंस की छात्रा हैं और गर्भवती महिलाओं के पोषण व शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। श्रमिक बसेरा, अब श्रमिक बसेरा नाम से ही क्लियर है कि जो श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक, उनको मात्र 5 रुपये प्रतिदिन के किराए पर आवास उपलब्ध कराना। सोनी योजना, सौराष्ट्र क्षेत्र के जो किसान हैं उनको सिंचाई और पेयजल के लिए नर्मदा का पानी उपलब्ध कराना है। झारखंड में आए हम, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अब मैया सम्मान योजना में नाम ही क्लियर है कि मैया का सम्मान किया जाएगा। तो 21 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। अब इसे 2500 करने की बात चल रही है। अबुआ आवास योजना, देखिए अब्बू भी हैं, मैया भी हैं। तो अबुआ आवास योजना में क्या है कि जरूरतमंद परिवारों को अगले 2 वर्षों में 3 कमरों का पक्का घर उपलब्ध कराना है। अब तेलंगाना में आते हैं, तो इंदिरा अम्मा आवास योजना, इसमें क्या है, आवास की योजना है ये भी। तो गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। रायथू, रायथू मतलब होता है किसान, रायथू भरोसा योजना, किसानों के निवेश सहायता के रूप में 12,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। राजीव युवा विकासम, राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। अब राजस्थान में आते हैं, तो विद्याधन छात्रवृत्ति स्कीम, इसमें भी जो क्या कहते हैं कि मेधावी और आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उनको उनके उच्च शिक्षा के लिए 70,000 रुपए तक की सहायता प्रदान कर। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, 60 वर्ष से जो अधिक आयु के श्रमिक हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन में, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में। आगे है तमिलनाडु, तमिलनाडु की योजना मुख्यमंत्री मक्कल नलम योजना में क्या है, यह एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य है कि जो स्वास्थ्य है, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनकी गुणवत्ता को सुधारा जाए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, एक तरह से पूरा ओवरव्यू। और कलेगनार महिला पात्रता, ये क्या है, जब महिला पात्रता वाली बात आ गई तो इसमें यही है कि जो महिलाएं हैं
लाभार्थी महिला एलिजिबल जो होंगी स्कीम के अंदर, उन्हें 1,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी प्रति महीने। और महाराष्ट्र में आते हैं तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना में भी जो महिलाएं हैं उनको प्रति माह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लाडला भाई योजना, तो 12वीं पास डिप्लोमा या स्नातक युवाओं को 6,000 से लेकर 10,000 रुपये प्रति महीने का स्टिपेंड या वही समझ लो एक तरह से पैसे दिए जाएंगे, फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। अब आगे है लेक लड़की योजना, गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म से लेकर पढ़ाई तक के विभिन्न चरणों में वित्तीय मदद की जाएगी। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना, आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उन्हें प्रति महीने 21 रुपये। एक पेड़ माँ के नाम, पर्यावरण आप समझी गए। गोवा का गृह आधार योजना, गृह आधार योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भी गृहिणी है ना, हाउस वाइफ है, उन्हें मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि वो अपने सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो पाए। अब आंध्र प्रदेश में देखो तो NTR भरोसा पेंशन योजना, इसमें जो वृद्ध हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, उनकी मासिक पेंशन प्रदान करना उन्हें। हल्की वंदनम योजना, स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को वार्षिक 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता। दीपम 2.0 योजना, पात्र महिलाओं को वर्ष में 3 मुफ्त सिलेंडर प्रदान करना। लद्दाख की योजना है कुनसियोम योजना, में क्या होगा कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्हें 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी उनके लिए। इसका नाम क्या है, कुनसियोम योजना। अब उत्तराखंड में आते हैं तो उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी इसमें, उदीयमान खिलाड़ी वाले में। हिम प्रहरी योजना, इसमें जो पूर्व सैनिक हैं और युवाओं के लिए विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में माइग्रेशन को रोकना है। ए हेल्प कार्यक्रम, इसमें जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन है, लाइव स्टॉक है ना, उससे संबंधित गतिविधियों को मजबूत करने के लिए महिलाओं को शामिल करना है। हिमाचल प्रदेश में आए तो हिम उन्नति योजना में जो राज्य की नेचुरल फार्मिंग है के स्तर को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, तो हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को मात्र 1% ब्याज पर एजुकेशन लोन प्रदान करना इसमें है। मुख्यमंत्री सबल योजना, तो विशेष रूप से जो स्पेशली एबल्ड यानी दिव्यांग हैं उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है योजना का मुख्यमंत्री सबल योजना। बाकी असम तो निजुत मोइना योजना, इसमें क्या है कि जो चाइल्ड मैरिज है ना, इसको रोकने के लिए और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। अरुणोदय 2.0, तो राज्य की महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मतलब खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे 1,250 रुपये मासिक आर्थिक सहायता के लिए। मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना में जो 12वीं पास हुए हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, इसके दौरान उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। अब बिहार पर आते हैं, मिशन दक्ष, तो प्राथमिक विद्यालयों के जो शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं, मतलब एकेडमिकली जो वीक हैं, उन स्टूडेंट को 25 लाख विद्यार्थियों का विशेष मेंटरशिप देना है, उन्हें गाइड करना। उसके बाद है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, पारंपरिक कलाओं को बचाने के लिए गुरुओं को 15,000 और शिष्यों को 3,000 तक का इसमें मान दे देना है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, तो शिक्षा के अधिकार और हॉस्टल छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। अब पंजाब, तो लोक मिलनी योजना, लोक मिलनी योजना में क्या है कि जनसंपर्क बढ़ाना और नागरिकों की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करना है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, यानी सरकारी स्कूल को विश्व स्तरीय सुविधाएं और आधुनिक तकनीकों से लैस करना है। अब है त्रिपुरा, CM साथ योजना, इसमें क्या है उच्च अंक प्राप्त करने वाले जो भी छात्र हैं उनकी उच्च शिक्षा के लिए हेल्प करना। CM चा श्रम कल्याण संकल्प, तो राज्य में लगभग 7,000 चाय बागान श्रमिक हैं, उनके आवास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। हमने राज्य सरकार की योजनाएं भी देख ली, तो आगे अब हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स यानी कि पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। सबसे पहले हम नोबेल प्राइज़ के बारे में देखते हैं। तो फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला है, तो जॉन क्लार्क को मिला, ये ब्रिटेन के हैं, और मिशेल H डेवोरेट और जॉन M मार्टिनिस, इन तीनों को मिला है। तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल ट्यूनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी क्वांटिशन की खोज के लिए इन्हें ये दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको इनका नाम पता होना चाहिए बेसिकली, जॉन क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस। भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें मिला है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे मिला है, रसायन के क्षेत्र में, तो रसायन के क्षेत्र में मिला सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, और किसे मिला है, ओमर M यागी।
तो इसमें आप कैसे याद करेंगे? कितागावा, रॉबसन और यागी, इन तीनों को मिला है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इन्हें दिया गया है। अब हम मेडिसिन में देखें, चिकित्सा में किसे मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में ब्रुनको ब्रुनको और रैम्सडेल, और साथ में कौन है? साकागुची, ये जापान के हैं और बाकी दोनों अमेरिका के हैं। अपना ब्रुनको और रैम्सडेल और क्या कहते हैं? साकागुची, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से जुड़े खोजों के लिए, जो कि इम्यून सिस्टम में शरीर पर हमला करने से रोकता है, उसके लिए इन्हें दिया गया है। लिटरेचर यानी कि साहित्य में देखें, तो साहित्य में किसे मिला है? तो साहित्य में मिला है लाजलो को। आप लाजलो याद रखना, लाजलो को मिला है। एल से लिटरेचर, एल से लाजलो। उनकी विजनरी अवेयर के लिए, उन्हें कला की शक्ति को दर्शाती है, उसके लिए इन्हें दिया गया है। और पीस में, शांति में अगर आप देखोगे, तो शांति में मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। ये वेनेजुएला की हैं। इन्होंने तानाशाही के खिलाफ वेनेजुएला में काफ़ी संघर्ष किया, उसके लिए इन्हें दिया गया है। और इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें, अर्थशास्त्र में, तो मोकिर, अगियन और होविट, ऐसे याद किया हुआ है, मोकिर, अगियन और होविट को मिला है। और तकनीकी प्रगति और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से इन्होंने आर्थिक विकास के सिद्धांतों के लिए, इन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दिया गया है। तो ये नोबेल प्राइज़ है, जो पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी। अब आगे हम देखते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स ही पढ़ रहे हैं। तो मिस यूनिवर्स 2025 का विजेता कौन रही हैं? तो फातिमा बोस जो है मेक्सिको की, इन्हें मिला है। मिस वर्ल्ड 2025 कौन रही हैं? तो ओपल, इनका नाम आप यहाँ से याद रखिएगा, चोंसगरी। क्या नाम है? चोंसगरी, ये थाईलैंड की हैं, इन्हें मिला है। और मिस यूनिवर्स इंडिया की मनिका विश्वकर्मा, जो कि इंडिया राजस्थान के हैं, इन्हें दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया जो है अवार्ड किसे दिया गया है? तो निकिता पोरवेल, मध्य प्रदेश की, इन्हें दिया गया है। अब बाफ्ता अवार्ड देख लेते हैं। जैसे बाफ्ता अवार्ड हो गया, अपना टेलीविजन के क्षेत्र में बाकी जितने भी अवार्ड हैं फिल्मी दुनिया के, वो सब एक साथ ही देख लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड बाफ्ता वाला पूछा जाता है ना, जैसे बाफ्ता, ऑस्कर, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कॉन्क्लेव को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ब्रैडी कॉर्बेट को, जिन्होंने द ब्रूटलिस्ट मूवी के डायरेक्टर हैं ये, उनके लिए इसे मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एड्रियन ब्रोडी को, द ब्रूटलिस्ट मूवी के ही रोल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला माइकी मेडिसन को, अनोरा के लिए। और अगर आप 71st नेशनल फिल्म अवार्ड देखेंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे, तो उसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12वीं फेल मूवी को, जिसके डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला कटहल को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, दोनों को, शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सुदीप्तो सेन को। अगर हम कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें, तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वैगनर मोरा को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नादिया मिलेटी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्लेबर मेंटको-फिल्हो को। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। और बेस्ट डेब्यूट फिल्म का अवार्ड मिला हसन हैडी को। बस ये नाम आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ते रहोगे ना, तो आपके दिमाग में बस बैठ जाए, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए कि हाँ, अगर मान लो डिफिकल्ट क्वेश्चन आ भी जाए एग्जाम में, तो आपके दिमाग में अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो रहेगा। अगर हम ऑस्कर को देखें, 97th ऑस्कर अवार्ड, तो उसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला एनोरा को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला सियान बेकर को, एनोरा मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एड्रियन ब्रोडी को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला माइकी मेडिसन को, अनोरा मूवी के लिए। अगर हम इंपॉर्टेंट नोट इसमें क्या है कि भारतीय शॉर्ट फिल्म अनुजा को बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था। अवार्ड मिला नहीं है, पर नॉमिनेट किया गया था। और 97th ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से जो मूवी गई थी, वो थी लापता लेडीज। और ऑस्कर 2026 जो है, उसमें 98 जो एकेडमी अवार्ड होगा, उसमें नीरज घेवन की जो फिल्म है होम बाउंड, उसको भारत की ऑफिशियल एंट्री के लिए भी चुना गया है, होम बाउंड मूवी को। और हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यह एशिया में उन लोगों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा काम किया हो। तो एजुकेट गर्ल्स, ये भारत की एनजीओ है, उसे मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसकी खास बात यह है कि यह पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया गया है। हमेशा ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति को मिलता था, पर पहली बार ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। इन्होंने भारत में पिछड़े इलाकों में उन लड़कियों को स्कूल पहुंचाने का काम किया जो पढ़ाई छोड़ चुकी थी। शाहिना अली, जो कि मालदीव की हैं, इन्हें प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो मालदीव जैसे समुद्री देश को प्लास्टिक बहुत बड़ा खतरा है, उसे कंट्रोल करने के लिए इन्हें सम्मान मिला है।
और उसके साथ फिलीपींस के विलानुएवा, इन्होंने फिलीपींस की राजधानी मनीला के झुग्गी झोपड़ियों और गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है और उन्हें सम्मान दिलाने में मदद की है। तो उसके लिए इनको मिला है रेमन मैग्सेसे। अब आगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी एक युवा पुरस्कार है और एक साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है। तो जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ना, इसमें हिंदी में आप देखोगे तो पार्वती तिर्की को मिला है उनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए। इंग्लिश में अद्वैत कोठारी को मिला है। मैथिली में नेहा झा मनी को मिला है क्या काव्य संग्रह बनारस आहम। और संस्कृत में डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को मिला है क्या किस काम के लिए, तो परिभाषी का शब्द स्वार्यम, इसके लिए। तो हिंदी इंग्लिश मैथिली संस्कृत आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं तो वही मैंने बता दिए इसमें। और साहित्य बाल साहित्य पुरस्कार में देखें तो हिंदी में सुशील शुक्ल को 1/12 के लिए, इंग्लिश में नितिन कुशलप्पा को उनके वर्क दक्षिण साउथ इंडियन मिस एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए, मैथिली में मुन्नी कामत को मिला है चुक्का के लिए, और उर्दू में गजनफर इकबाल को मिला है कौमी सितारे के लिए। अगर हम फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला लापता लेडीज को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उन्हीं की डायरेक्टर किरण राव को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहे हैं हम। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फिल्म फेयर में आलिया भट्ट को जिगरा मूवी के लिए। बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला है नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए। और क्रिटिक्स की तरफ से जो आलोचक होते हैं उनकी तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को। आईफा अवार्ड की बात करें तो आईफा अवार्ड में भी बेस्ट मूवी है लापता लेडीज, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है रवि किशन को लापता लेडीज के लिए। ग्रैमी की बात की जाए तो जो ग्रैमी अवार्ड है उसमें एल्बम ऑफ द ईयर मिला है बियोंसे को काउबॉय कार्टर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है केंड्रिक लैमर, और सॉन्ग ऑफ द ईयर भी केंड्रिक लैमर। कौन सा गाना, नॉट लाइक अस के लिए। एल्बम कौन सी है जो बियोंसे की है, काउबॉय कार्टर। ये ग्रैमी पुरस्कार पूछा जाता है। और इसमें क्या कि बेस्ट न्यू एज एल्बम जो चंद्रिका टंडन है, ये भारतीय मूल की हैं, इनकी एल्बम त्रिवेणी को मिला है। तो चंद्रिका टंडन भारतीय अमेरिकी संगीतकार हैं, भारतीय मूल की हैं। और इसके साथ ये 67th ग्रैमी पुरस्कार हो गया। अब है एमी अवार्ड। एमी अवार्ड में ड्रामा वगैरह को, जो सीरियल वगैरह होते हैं उनको मिलता है इसमें। तो कॉमेडी सीरीज का अवार्ड मिला द स्टूडियो को, बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है द पिट को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सेथ रोगन, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जीन स्मार्ट को, बेस्ट एक्टर ड्रामा कैटेगरी में नोआ वाइल को, और एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है बिट लोआर को। अब आईसीसी अवार्ड जो कि 2024 के हैं, अनाउंस हुए थे 2025 में। इसमें मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसे सर गैरफील्ड सोबर ट्रॉफी कहा जाता है, जसप्रीत बुमराह को मिला था। बेस्ट मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भी जसप्रीत बुमराह को। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजई जो कि अफगानिस्तान है, इनको मिला था। मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अर्शदीप सिंह को। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अमेलिया केर को। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है स्मृति मंधाना को। वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अमेलिया केर को। अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है रिचर्ड इलिंगवर्थ को, इंग्लैंड के हैं। अब बीसीसीआई के अवार्ड की बात करें तो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेन में जसप्रीत बुमराह को, और वुमेन में स्मृति मंधाना को, और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला सचिन तेंदुलकर को। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड मिला है रविचंद्रन अश्विन को। फीफा पे चले हम तो फीफा में बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड मिला है ओस्मान डेम्बले को, फ्रांस के हैं। और वुमेन प्लेयर की बात करें तो एताना बोनमती स्पेन की, इन्हें मिला है फीफा में। हॉकी की बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर ये मिला हरमनप्रीत कौर को, हरमनप्रीत सिंह को, सॉरी। प्लेयर ऑफ द ईयर मैन की बात हो रही है ना, कौर तो हरमनप्रीत कौर तो क्रिकेटर हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में मिला सविता पुनिया को, और गोलकीपर भी सविता पुनिया को ही मिला है। डिफेंडर मिला अमित रोहिदास को, डिफेंडर ऑफ द ईयर। और प्रेसिडेंट क्रिकेट अवार्ड देखें तो इसमें भी लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द मैन में है कौन ईयर में, जसप्रीत बुमराह, और लीडिंग क्रिकेटर वुमेन में है स्मृति मंधाना। अब ये लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात की जाए तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये मिला आर्मेंड मोंडो डुप्लांटिस को, स्वीडन के एथलेटिक्स हैं। स्पोर्ट्स वुमेन की बात की जाए तो सिमोन बाइल्स, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक। अब बैलन डियोर
अवार्ड की बात की जाए फुटबॉल में ही दिया जाता है ये भी। तो बैलन डी और मतलब कि मैन बेस्ट प्लेयर का अवार्ड तो ओस्मान डेम्बले, ठीक। और वुमेन बेस्ट प्लेयर कौन है? एताना बोनामती। आगे हैं, अन्य प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो इसके विजेता हैं विनोद कुमार शुक्ल। ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। और 58वां किनको मिला था? गुलजार को और जगतगुरु रामभद्राचार्य को। व्यास सम्मान की बात की जाए तो व्यास सम्मान में 34वां जो व्यास सम्मान मिला सूर्यबाला, उनके उपन्यास कौन देश को बासी बेनू की डायरी। और 33वां पुष्पा भारती, उनके संस्मरण यादें यादें और यादें। सरस्वती सम्मान की बात की जाए तो 34वां सरस्वती सम्मान मिला है साधु भद्रेश दास की पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। और 2023 में 33वां मिला था प्रभा वर्मा के उपन्यास रौद्र सात्विकतम के लिए। ये ज्ञानपीठ, व्यास, सरस्वती और बिहारी ये पूछे जाते हैं। तो अभी 32वां मिला था बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को और 31वां मिला है मधु कांकरिया को। आगे चलें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की जाए 2023 55वां 2023 का मिला है मोहनलाल को। 2022 में 54वां मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। एबल पुरस्कार की बात की जाए तो ये मैथ का नोबल है एक तरह से। विजेता है मसाकी काशिवारा, जापान के। बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो 2025 में डेविड जाले, उनके उपन्यास फ्लैश के लिए। और 2024 में समंथा हार्वे, उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो 2025 में बानू मुश्ताक को, उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए। और 2024 में जैनी एपनबैंक एवं माइकल हॉफमैन को, उनकी पुस्तक कायरोस के लिए। ये भी जेसीबी साहित्य पुरस्कार की बात की जाए तो उपमन्यु चटर्जी को मिला है। ये हम रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार आपकी रिवीजन होती रहे। अब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है, इसे दिया गया है मिशेल बैचलेट को, जो कि चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है एंटोनियो कोस्टा, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर, आपको पता ही है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला है वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान के। अब आते हैं नेशनल एंड गैलेंट्री अवार्ड्स यानी राष्ट्रीय और वीरता पुरस्कार की बात की जाए तो कीर्ति चक्र दिया गया है मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 दिया गया है वैभव सूर्यवंशी को। संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है कुलदीप राय शर्मा। संसद में जो संसद रत्न अवार्ड दिया जाता है ना, तो ये कांग्रेस के हैं। अमोल कोल्हे एनसीपी के, श्रीकांत शिंदे शिवसेना के, इनके सहित कुल 17 सांसदों को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है मूर्तिकार राम सुतार, सिद्ध मूर्तिकार हैं। इन्होंने ही क्या कहते हैं, जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो बनाया ना उनका, वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार पटेल जी का, इन्होंने ही, उसी के आर्किटेक्ट हैं ये, मूर्तिकार राम सुतार। अब आगे एनवायरनमेंट एंड साइंस, पर्यावरण और विज्ञान। इसमें यूएन हाईएस्ट एनवायरनमेंट अवार्ड मिला है सुप्रिया साहू को। यूनेप यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है जिनाली मोदी को। रामसर पुरस्कार मिला है जयश्री वेंकटेशन को। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार मिला है डॉक्टर वी नारायणन को। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। 31वां डॉक्टर एमसी स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन को। लिटरेचर और आर्ट की फील्ड में देखा जाए यानी साहित्य और कला में देखा जाए तो प्रिज्कर पुरस्कार मिला है लियू जियाकुन को। मैंने सब कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए हैं, ये चीनी वास्तुकार है। पेन पिंटर पुरस्कार मिला है लीला अबुलेला को, सब इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला है सुनील अमृत को, उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है सोनू निगम को। अब सोशल और ह्यूमैनिटेरियन में देखा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार मिला मनमोहन सिंह जी को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है वर्षा देशपांडे को। और पेटा इंडिया यानी कि पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है रवीना टंडन को। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है अनंत अंबानी को। इक्वेटर पुरस्कार मिला है बेबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को। विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है मरियंगोला डंगरिया को, जो कि ब्राजील के हैं। अब चलते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लिए, इधर बुक नेम है, इधर इसके ऑथर हैं। फिटनेस जो बुक है इसके ऑथर हैं साक्षी मलिक। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इसके हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे।
वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, डॉक्टर वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़। और आई हैव द स्ट्रीट, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन। पावर विद इन, लीडरशिप लेगेसी ऑफ पीएम मोदी, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। सोर्स कोड, माई बिगिनिंग, बिल गेट्स। स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा। माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार। द बुक ऑफ कंपैशन, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। एड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट। वंस एन एलिफेंट लिव्ड हेयर, गीतांजलि श्री। इंडिया एट 100, के.वी. सुब्रमण्यम। जस्ट अ मर्सनरी, टी सुब्बाराव। स्वेलिंग द सन, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। मनोज बाजपेयी, द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे ने लिखी है। ऑपरेशन सिंदूर, के.जी.एस. ढिल्लो। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना किलावला। द विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन। अभी मैंने जो इंपॉर्टेंट है ना वो सारे इसमें कवर किए हैं। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम पर। जो दिवस होते हैं और उनकी जो थीम होती है वो पूछ ली जाती है। तो एक एक करके मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। पहले 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, द डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ डेवलप्ड इंडिया। उसके बाद 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हिंदी, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। इसकी थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व। अब इसके आगे है 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। इसकी थीम है न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड। 24 मार्च को विश्व टीबी डे मनाया जाता है। इसकी थीम है हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी स्वस्थ शुरुआत, आशावान भविष्य, हेल्दी स्टार्ट, होपफुल फ्यूचर। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है अध्ययन, अभ्यास, अनुसंधान। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है मानवता को जीवित रखना। और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। इसकी थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील को उजागर करना, ब्राइट प्रोडक्ट, डार्क इंटेंट, अनवेलिंग द अपील। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा, क्रियाशील विज्ञान। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। इसकी थीम है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हर दिन खेल चुने। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। 21 जून को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इसकी थीम है दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। इसकी थीम है सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इसकी थीम है हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, हेपेटाइटिस कांट वेट। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इसकी थीम है हथकरघा महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ, एसडीजी और उससे आगे, लोकल यूथ एक्शन, एसडीजी एंड बियॉन्ड। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। इसकी थीम है वैश्विक एकजुटता और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। इसकी थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है लैंगिक समानता को हासिल करना। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इसकी थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। इसकी थीम है जानवरों को बचाओ, ग्रहों को बचाओ। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियां। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है एक भारत, आत्मनिर्भर भारत। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हर बच्चे के लिए अधिकार और एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड डे मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इसकी थीम है बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। इसकी थीम है डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित यानी कि इंस्टेंट सॉल्यूशन समाधान। अब आगे चलते हैं हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर हैं ये अलग से पूछ लिए जाते हैं ना, सारे मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं, बस आप ध्यान से सुनिए। पहले हम देखते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल 38 नेशनल गेम्स। इसका आयोजन हुआ उत्तराखंड में, 11 शहरों में आयोजित हुआ। शुभंकर क्या था? मौली, हिमालयन मोनल कहते हैं इसे। और आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। नए खेल इसमें कौन से शामिल हुए? तो पहली बार इसमें योगासन और मलखंब के पारंपरिक खेलों के रूप में शामिल किया गया। और राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी ने इसमें सर्विसेज में सर्वाधिक स्वर्ण पदक के लिए इन्हें मिली। सर्विसेज टीम को राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी सबसे ज्यादा पदक के लिए। तो पदक तालिका अगर हम देखें, मेडल टैली तो प्रथम स्थान था सर्विसेज का, और दूसरा स्थान था महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान था हरियाणा का, और बिहार का स्थान 29वां था। और अगला आयोजन 39वां राष्ट्रीय खेल का मेघालय में होगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें हम, तो बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, जमुई, मुजफ्फरपुर और गया में हुआ। इसका मैस्कट था गज सिम्हा। थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग। पहला स्थान इसमें मिला महाराष्ट्र को, दूसरे नंबर पर रहा हरियाणा और तीसरे नंबर पर आया राजस्थान। और बिहार का इसमें नंबर था 15वां।
और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जाए तो मेजबान देश था भारत और श्रीलंका में कुछ मैच हुए थे। फाइनल मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। आधिकारिक गाना था ब्रिंग इट होम और इसमें भारत ही विजेता बनी आईसीसी महिला T20 जो वर्ल्ड कप में और दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं 2025 का, तो इसमें भारतीय कप्तान थी हरमनप्रीत कौर और प्रमुख रिकॉर्ड की बात करें तो सर्वाधिक रन मारे थे लोरा वोलवर्ट ने और सबसे ज़्यादा विकेट ली थी दीप्ति शर्मा ने। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दीप्ति शर्मा को मिला था और प्लेयर ऑफ द मैच मिला था शेफाली वर्मा को। अब हम पुरुष यानी कि मैन एशिया कप क्रिकेट की बात करें तो एशिया कप जो हुआ था ये दुबई और आबू धाबी में हुआ था और इसमें परिणाम की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को हराया था। तो आगे अब हम जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के वो देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसमें मैन सिंगल में किसे मिला जैनिक सिनर को, जो विजेता मैं अभी आपको वही बता रहा हूँ। वुमेन सिंगल में किसे मिला मेडिसिन कीज को। और मेंस जो डबल कैटेगरी होती है जिसमें दो जने जोड़े में समझे हो ना, मेंस डबल एक सिंगल होता है एक डबल, सिंगल में सिंगल सिंगल एक इधर होगा एक उधर होगा उसका कॉम्पिटिटर, डबल में दो दो जने होते हैं। तो मेंस डबल्स में किसे मिला तो इसे पुरुष युगल कहते हैं हिंदी में। तो इसमें हैरी होलिओरा और हेनरी पैटन, तो होलिओरा और पैटन से याद रखना। और वुमेन्स डबल की बात करें तो इसमें कैटरीना और टाउनसेंड, ऐसे कैटरीना और टाउनसेंड याद करने में आसान रहता है थोड़ा। फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज। और वुमेन सिंगल की बात करें तो वुमेन सिंगल में कोको गोफ वैसे की हैं। और मेंस डबल की बात करें तो इसमें ग्रेनुलर्स और जेबुलोस, ग्रेनुलर्स और जेबुलोस एक तरह नाम है इसलिए ऐसे याद किया गया है। वुमेन डबल्स की बात की जाए तो वुमेन्स डबल में पाउलिनी और ईरानी, नीनी इधर ओस सा आ रहा है इधर इनीनी आ रहा है, ऐसे ही आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और विंबलडन की बात करें तो विंबलडन में पुरुष एकल में किसे मिला है जैनिक सिनर को। और वुमेन सिंगल की बात करें तो इगा स्वितेक। और पुरुष युगल की बात करें तो जूलियन और लॉयड। और वुमेन सिंगल की बात करें तो वुमेन सिंगल में किसे मिला है तो इसमें इधर वी से है और क्या कहते हैं वेरिनोका कुद्रमेतोवा, तो कुद्रमेतोवा इनका नाम है, इधर मर्टन्स एलिस मर्टन्स नाम है इनका। और यूएस ओपन की बात करें तो वही राज कार्लोस। और वुमेन सिंगल की बात करें तो सबालेंका सबालेंका। और मैन डबल कैटेगरी में देखा जाए और वुमेन डबल में तो मैन डबल में मिला है उनको क्या कहते हैं ग्रेनुलस और जेबुलोस को मिला है। और वुमेन्स डबल में मिला है तो डाबरोस्की और टाउटलाइव इनको। अब आगे आईपीएल पर चलते हैं तो आईपीएल आपको पता है कि आईपीएल में सीधा हम यही देख लेते हैं कि बाकी अपर लेना अरुण धूमल इसके चेयरमैन थे और विजेता आरसीबी थी, 6 रन से जीत मिली थी। और उप विजेता पंजाब किंग्स और फ्लिपेयर अवार्ड मिला था चेन्नई सुपर किंग को। इसमें ऑरेंज का विजेता थे साई सुदर्शन, 759 रन मारे थे। पर्पल कैप मिली थी प्रसिद्ध कृष्णा को। और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी बने थे सूर्य कुमार यादव। प्लेयर ऑफ द फाइनल में मिला था कुणाल पांड्या को और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन। अब हम बाकी के देखिए एक ही साथ मैंने यहाँ पर आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट और विजेता रख दिए हैं। जैसे आईपीएल का जो हुआ था आरसीबी जीती थी। अब बाकी अगर एक बार ये लिस्ट पढ़ ही लेना, मैंने यहाँ पर सारे एक साथ रख दिए, बाकी चलो मैं पढ़ा भी देता हूँ सुनते रहना आप। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती थी भारत ने। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी साउथ अफ्रीका ने। पुरुष एशिया कप किसने जीता था तो भारत ने। आईसीसी महिला विश्व कप जीता भारत ने। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान ने जीता था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड। रणजी ट्रॉफी विदर्भ। ईरानी कप विदर्भ। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक। दिलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन। पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप भारत। विमेंस प्रीमियर लीग WPL मुंबई कैपिटल्स तीसरा वाला। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बैडमिंटन में देखते हैं, क्रिकेट तो सब खत्म कर लिया। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2025 न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें जो मेन सिंगल में कौन जीते विक्टर और वुमेन सिंगल में जीते एनसे यंग। सुधीर रमन कप जो हुआ चाइना में, इसके विजेता चीन। और मलेशिया में देखा जाए मलेशिया मास्टर्स हुआ था, इसके विजेता हैं ली शिफेंग चीन के। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप की बात की जाए तो पुरुष एकल विजेता है मोहजाकी अब्दुल्ला और महिला एकल विजेता है जिन ई किंग। ठीक, अब आगे चलें। थॉमस कप और उबेर कप आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है। तो थॉमस कप 2024 अभी 25 का हुआ नहीं, वो थॉमस कप जो 2024 का उसमें
चीन जीता है और इसमें भी चीन ही जीता है, दोनों में चीन ही जीते हैं और रनर अप इंडोनेशिया ही रहा है, तो आसान है। शतरंज की बात की जाए तो फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जो गोवा भारत में हुआ, इसके विनर हैं जे सिंडीरो जे सिंडारो, ठीक, इसके विजेता हैं फिडे शतरंज वर्ल्ड कप के। और फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप के विजेता कौन है? जे वेंजुएन, चाइना के। और इधर बात की जाए विश्व रैपिड और ब्लिट्ज की बात की जाए, इसमें भारतीय टीम जीती थी और 62वें राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप में भी इनियान जीते थे। अब हम इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट अगर हम देखें फुटबॉल वाले, तो फीफा क्लब क्लब की बात कर रहे हैं कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता कौन? तो इसके इधर विजेता है, यहाँ पर वेन्यू है जहाँ पर हुआ था, और रनर अप तो चेल्सी। यूएफा महिला यूरो कप कौन जीता? इंग्लैंड। यूरो कप 2024 का कौन? स्पेन चौथी बार। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप मोरक्को। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप भारत, और सैफ अंडर 19 भी भारत। ये साउथ एशियन का होता है। अब इधर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, डोमेस्टिक की बात की जाए, डोमेस्टिक लीग की, तो संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो पश्चिम बंगाल ने। आईएसएल इंडियन सुपर लीग कौन जीता? मोहन बगान। डूरंड कप किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। कलिंगा सुपर कप किसने जीता? एफसी गोवा ने। और प्रीमियर लीग किसने जीता? तो लिवरपूल ने। अब आगे चलें, तो आगे हॉकी टूर्नामेंट के विजेता, तो हॉकी टूर्नामेंट में पुरुष हॉकी एशिया कप और महिला हॉकी एशिया कप। पुरुष वाले में जो हॉकी एशिया कप था भारत जीता, और महिला वाले में चीन जीता। महिला हॉकी एशिया कप एशिया कप चीन जीता है, ठीक। अब टेनिस टूर्नामेंट की बात की जाए, तो टेनिस टूर्नामेंट में डेविस कप कौन जीता? तो इटली। इटली में हुआ था, इटली ही जीता है। इटालियन जो कप ओपन था, इसमें विजेता रहा कार्लोस कार्लोस अल्कराज, और चेन्नई ओपन में किरियन जैकबेट। अब हम चलते हैं, देखिए हमने लगभग लगभग सब कुछ खत्म कर दिया है। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ये जो फील्ड होती है ना, इसमें जो पूछे जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। पहले हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ज़्यादा वीडियो बची नहीं है, थोड़ी सी बची है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखें तो एटलस ब्राउज़र ये किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने अपना नया ब्राउज़र लॉन्च किया है, जो चैट जीपीटी जिसका है, उसी ने अपना ब्राउज़र लॉन्च किया एटलस। नैनो बनाना आपने सुना होगा, गूगल ने अगली पीढ़ी के लिए एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना पेश किया है। अब है आगे सर्वम एआई, भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु के स्टार्टअप सर्वम एआई को चुना गया है। अलकनंदा गैलेक्सी वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। मैत्री 2 अंटार्कटिका में भारत का चौथा अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 के नाम से बनेगा। अगला है ट्रेसर मिशन, नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल के अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया है। ध्रुव 64 ये भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर है। अगला है CRIB ब्लड ग्रुप, यह भारत में खोजा गया दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। आगे है डायर वोल्फ, ये वैज्ञानिकों ने इसे प्राचीन भेड़िए की ये प्रजाति विलुप्त हो गई थी, लेकिन इसे दोबारा से पुनर्जीवित किया है डीएनए के द्वारा। डायर वोल्फ। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर में स्थापित किया गया है। जीनोम एडिटेड राइस, भारत ने कमला और पूसा EST चावल 1 जैसी जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में देखें तो कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया सेना द्वारा गैडिस गेवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आस्था पूनिया को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ऑपरेशन पवन, तो 38 वर्षों के बाद भारतीय सेना ने इस अभियान के शहीदों को पहली बार औपचारिक श्रद्धांजलि दी है। मिग-21 रिटायरमेंट, मिग-21 आपको पता है लड़ाकू विमान थे, जिसे भारत ने अब रिटायर कर दिया है। अग्नि 5, तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किया है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। प्रलय, डीआरडीओ के द्वारा विकसित ये सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। सक्षम, ये शत्रु ड्रोनों का रियल टाइम पता लगाने और नष्ट करने वाली स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। ब्रह्मोस प्लांट, तो लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मिनटमैन 3, ये अमेरिका के द्वारा विकसित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
पोसाइडन, ये रूस का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अंडर वाटर ड्रोन है। जिरकॉन, ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई डोम, ये ताइवान के द्वारा बनाया गया एक नई वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे ताइवान। फ्लेमिंगो, यूक्रेन की पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है फ्लेमिंगो। अब स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर आते हैं। तो निसार, ये इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सैटेलाइट है जिसे 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। मंगलयान 2 मिशन, इसरो ने 2030 तक मंगल ग्रह पर लैंडर उतारने का लक्ष्य रखा है। फेडेक्स, ये मिशन कौन सा है? तो भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में डॉकिंग की तकनीक हासिल की है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, हमने पहले भी पढ़ा। सुनीता विलियम्स, ये वुच विलमोर के साथ 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर लौटी हैं। मिची बेंटहॉस, ये अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनेंगी, व्हील चेयर यूजर। लिग्नोसेट, जापान द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट। 2025 PN7, नासा के द्वारा खोजा गया पृथ्वी का दूसरा अस्थायी चंद्रमा है। कौन? PN7। चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर, नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। वेनेरा डी मिशन, यह रूस का शुक्र ग्रह का मिशन है जो कि 2036 के लिए निर्धारित किया गया है। अब लास्ट में है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो टाइम 100 के द्वारा जलवायु नेताओं की सूची में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार, तो 31वां पुरस्कार मैसूर के सहज समृद्ध संगठन को दिया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन, आपको पता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलती है बीच को, जो समुद्र के बीच होते हैं उसमें ओडिशा के पुरी और सोनापुर बीच को, महाराष्ट्र के श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका, गुहागर और लाड़घर समुद्र तट को, और इधर केरल में कप्पड़ और चाल समुद्र तट को मिला है। और क्रिएटिव सिटी बात की जाए तो यूनेस्को ने लखनऊ को रचनात्मक पाक कला का शहर, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। वेटलैंड सिटी, तो इंदौर और उदयपुर को यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो रातापानी, जो कि मध्य प्रदेश का, ये भारत का 57वां और मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। माधव नेशनल पार्क, ये भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, ये भी MP में है। चीता परियोजना, तो भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। बोस्वाना से 8 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में लाए जाएंगे। और जो चीता मुखी थी, इसने 5 शावकों को जन्म दिया है। भारत में पहली ये देशी चीता बनी है जिसने 5 शावकों को जन्म दिया है। सौर ऊर्जा, तेलंगाना का कोंड्रा रेड्डीपल्ली दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। मैंने आपको पूरा करंट अफेयर टॉपिक वाइज यहाँ पर रिवाइज करा दिया। और आप इकोनॉमिक्स का अगर कोर्स लेना चाहते हैं, जो भी मैंने लॉन्च किया है, अभी सिर्फ 99 रुपये में ही है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन पर जाएं, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर स्टडी वाइंस ऑफिशियल डाउनलोड करें, पेड कोर्स में आपको मिल जाएगा। और ई बुक वगैरह भी आपको सब वहीं मिल जाएंगी। इसकी जो PDF है वो भी मैं एप्लीकेशन पर ही अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।